Hello dear students, welcome you all in this class assignment number 6 adverb। और आज हम लोग एडवर्ब के क्वेश्चंस को कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलते हम लोग अपने एम्बार्किंग ऑन अ जर्नी शुरू करें। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। उससे पहले मैं हमेशा आप लोगों से बोलता रहा हूं और अभी फिर बोल रहा हूं, एग्जाम हॉल में जब भी आप पहुंचे डायरेक्शंस को जरूर पढ़ें, क्योंकि डायरेक्शंस पढ़ने के बाद में ही आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एटलीस्ट ना आपको ये पता होगा कि एग्जैक्टली करना क्या है, ठीक है। यहां पे तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें हम लोग को इस सेंटेंस के अंदर में जो एरर है उसको ढूंढना है, और जिस पार्ट में एरर है उस पार्ट में हम लोगों को उसके आंसर को मार्क करना है, उस पार्ट को हम लोग आंसर मार्क करेंगे, ठीक है। तो ये तो एग्जैक्टली हो गया। अभी चलते हैं हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन है विजय हैज येट रिकॉर्डेड द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, और डी नंबर है नो एरर। अभी इसमें देखो क्या प्रॉब्लम है, सेंटेंस को देखो और समझो, समझने की कोशिश करो क्या प्रॉब्लम है। जो दिख रहा है एकदम से वो यहां ये जो येट आपने यूज किया हुआ है, यहां देखो येट जो यूज किया हुआ ना यहां पे, इस येट को समझने की कोशिश करो। येट एग्जैक्टली है क्या? देखो येट ना दो तीन चीजों को ना सेंटेंस के अंदर में करता है। पहले तो ये समझो, यहां के हिसाब से अगर देखा जाए तो येट को हम लोग कह सकते हैं कि ये है नॉन अफर्मेटिव एडवर्ब। ये क्या है? नॉन अफर्मेटिव एडवर्ब। इसके अलावा येट जो है या स्टिल, दोनों, वैसे यहां पे येट लिखा हुआ है इसलिए मैं येट के बारे में बता रहा हूं कि येट जो है वो क्या है? कॉन्ट्रास्टिंग कंजंक्शन भी है ना। कंजंक्शन क्या करता है? कंजंक्शन दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है ना। कभी कभी वर्ड्स को भी करता है, बट नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि कंजंक्शन दो सेंटेंस को कनेक्ट करता है। तो ये येट जो है वो कंट्रास्टिंग कंजंक्शन भी है, ठीक है। तो अब जैसे कि देखो मैंने बताया आपको कि कंट्रास्टिंग कंजंक्शन है, कैसे? ही वॉज इल येट ही went to the party। यहां पे ये जो yet है इसने क्या किया? बता रहा ना, ये कंट्रास्ट दे रहा ना कि वो बीमार था फिर भी वो कहां गया? पार्टी में गया। एकदम से कंट्रास्ट कर रहा ना, ये ऐसा था फिर भी वो वैसा हुआ, इस तरह से। तो यहां पे yet क्या है आपका? कॉन्ट्रास्टिंग कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है। अब ये जो हमने कहा कि ये नॉन एफर्मेटिव एडवर्ब होता है, ये तो ये नॉन एफर्मेटिव एडवर्ब क्या है ना। ये बेसिकली देखो, जब नॉन एफर्मेटिव एडवर्ब की हम बात करेंगे तो वहां पे वो यूज होता है, उस सेंस में वो यूज होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर में, या फिर नेगेटिव सेंटेंस के अंदर में, ठीक है। या तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ या फिर नेगेटिव सेंटेंस के साथ में। इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं यहां, इसको मैंने अभी हटाया। ये था आपका कंजंक्शन वाला पार्ट। अभी हम लोग एडवर्ब वाले पार्ट पे बात कर रहे हैं, और एडवर्ब वाले पार्ट में ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ या फिर नेगेटिव सेंटेंस के साथ में आता है। और नेगेटिव सेंटेंस के साथ में आता है तो वहां पे उसके साथ में क्या यूज किया जाता है? इसके साथ में नॉट यूज किया जाता है, ठीक है। इसके साथ में नॉट यूज किया जाता है। ही हैज नॉट येट कम, इस सेंस में ही हैज नॉट येट कंप्लीटेड हिज वर्क। समझ रहे हो? तो ऐसे हम लोग नॉट के साथ में येट का यूज करते हैं नेगेटिव में, और इंट्रोगेटिव में हम लोग इसको यूज करते हैं। तो आपने देखा ये दूसरा तरीका था येट का। तीसरा एक और भी तरीका है जिसमें हम लोग येट को यूज करते हैं, और मुझे लगता है कि ये येट चूंकि पढ़ रहे हो तुम लोग तो थोड़ा बहुत इसके बारे में जान ही लो तो ज्यादा अच्छा है। अभी हमने ये बोला, देखो येट के साथ में अगर हमने टू वर्ब का पहला फॉर्म, इसका मतलब क्या हुआ? अब इसको दो तरीके से देख लो। ये दो स्ट्रक्चर है। अब इन दोनों स्ट्रक्चर के फर्क को समझोगे, येट का मीनिंग थोड़ा और भी क्लियर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अभी जैसे कि कहा कि द मीटिंग इज, सुनना, द मीटिंग इज येट टू स्टार्ट,
और दूसरा लिखा सेम चीज जिसमें कि येट जो है वो नहीं होगा, मतलब द मीटिंग इज टू स्टार्ट। अब इसका सेंस क्या है बताता हूं मैं आपको। जब येट लगा के हम लोग इस सेंटेंस को पूरा करेंगे तो इसका मतलब हो गया कि मीटिंग अभी शुरू नहीं हुई है। देखो क्या सेंस बना रहा है, ये थोड़ा सा ना नेगेशन का इसमें आ रहा है ना भाव, कि मीटिंग अभी शुरू नहीं हुई है। ठीक है, इसका मतलब हो गया। और इसका मतलब हो गया द मीटिंग इज टू स्टार्ट, इसका मतलब हो गया कि मीटिंग अभी शुरू होने ही वाली है या होने वाली है। ठीक है, तो देखा आपने, चीजें वही हैं, लेकिन क्या है कि मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है सेंटेंस में येट को यूज करने से। आई होप अभी येट को आपने इसकी टोटलिटी में थोड़ा बहुत समझ लिया होगा। मैंने क्या क्या बताया, येट जो है वो नॉन एफर्मेटिव एडवर्ब की तरह काम करता है, येट जो है वो कॉन्ट्रास्टिंग कंजंक्शन की तरह काम करता है, जो कि दो सेंटेंस को जोड़ता है और दोनों सेंटेंस जो है एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट करते हैं, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। ठीक है, तो वहां पे काम करता है। और तीसरा जो स्ट्रक्चर मैंने यहां पे बताया कि भाई काम पूरा नहीं हुआ है या काम शुरू नहीं हुआ है, इस सेंस में इसको यूज करते हैं येट के साथ में। और अगर बी के साथ में इसको यूज कर रहे हैं, इसका मतलब होता है कि काम शुरू होने वाला ही है। ठीक है, होने ही वाला है इस हिसाब से। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली इज दिस। और अभी हम लोग चलते हैं अपने इस पहले वाले क्वेश्चन की तरफ, और उस क्वेश्चन को देख लो। इस क्वेश्चन में एरर कहां है। यहां पे पहले हमने येट देखा, येट के बारे में सारा कुछ जान लिया, बट आपको यह समझ में आ गया होगा कि येट जहां पे कोई नेगेटिव सेंटेंस है क्या। इसमें यह कहा जा रहा है कि जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था उसने रिकॉर्ड कर लिया है अनुमान से पहले। ऐसा नहीं है कि नहीं रिकॉर्ड किया है। अगर नहीं की बात होती तो नेगेटिव सेंटेंस में, अगर इसको नेगेटिव सेंस में यूज किया गया था तो कहीं ना कहीं नॉट का यूज किया हुआ होता। सिंपली इसका मतलब यह है येट की जगह पे क्या यूज करना है भाई, येट की जगह पे यूज करना है आपको ऑलरेडी। ठीक है, क्या यूज करना है, ऑलरेडी यूज करना है। और ऑलरेडी का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी का मतलब कोई भी चीज अनुमान से पहले अगर पूरा हो गया है ना, तो उसके उस जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑलरेडी यूज करते हैं। ये एकदम पूरा हो चुका है, इसी सेंस में यूज करते हैं हम लोग ऑलरेडी को। तो यहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, विजय हैज ऑलरेडी रिकॉर्डेड द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, समझ आया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, विदाउट यू अपोलोजाइज आई विल नॉट टेक यू बैक इन टू माई सर्विस। देखो बच्चे, ठीक है, अभी हम लोग एडवर्ब के असाइनमेंट को कर रहे हैं, बट थोड़ी बहुत समझ आपको इस हिसाब से डेवलप करनी चाहिए और या होना चाहिए आपका, जिसमें आप ना सिर्फ जब आप एडवर्ब के क्वेश्चन को कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ ना कि सिर्फ आपको एडवर्ब ही देखना है, समझना है। ठीक है, या फिर मतलब उसी के इर्द गिर्द जो चीजें हैं उसको देखना है। कहने का मतलब सेंटेंस को उसके टोटलिटी में देखने चाहिए, बिकॉज एग्जामिनेशन में एडवर्ब बोल के कि अलग से एडवर्ब का क्वेश्चन आ रहा है ऐसा तो आएगा नहीं, है ना। तो अब यहां देखो एक चीज, ये सेंटेंस देख रहे हो विदाउट यू अपोलोजाइज, हमेशा ध्यान रखना कनेक्टर्स कितने होते हैं बच्चे, कनेक्टर्स जो होते हैं वो दो होते हैं। कौन कौन सा, एक तो होता है प्रेपोजिशन और दूसरा होता है कंजंक्शन, है ना, प्रेपोजिशन एंड कंजंक्शन। अब ये दोनों का कनेक्ट करने का तरीका क्या है, ये दोनों कैसे कनेक्ट करते हैं। प्रेपोजिशन किसी सेंटेंस में वर्ड्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, प्रेपोजिशन क्या करता है, किसी भी सेंटेंस में वर्ड को कनेक्ट करता है, वेयर एज कंजंक्शन जो है वो सेंटेंस को कनेक्ट करता है। कुछ कंजंक्शंस हैं जो कि जैसे राम एंड श्याम, तो ये एंड जो है कंजंक्शन है और वर्ड्स को कनेक्ट करता है, बट नॉर्मली हम ये जानते हैं कि कंजंक्शन जो है वो क्या करता है, सेंटेंस को कनेक्ट करता है, और प्रेपोजिशन जो है वो वर्ड्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, अब एक चीज बताना मुझे, जब यहां पे तुमने विदाउट लिखा, जब यहां पे ये विदाउट लिखा हुआ है, तो क्या इसके बाद में ये सेंटेंस आएगा, क्या इसके बाद में सेंटेंस आना चाहिए, आप ये बताएं। इसके बाद में यहां पे कभी सेंटेंस पूरे तरह से नहीं आएगा, यहां पे वर्ड आ सकता है, वर्ड फ्रेज जो होता है ना वो फ्रेजेस आ सकते हैं, बट कंप्लीट सेंटेंस नहीं आ सकता। कंप्लीट सेंटेंस अगर आना होगा तो उसके लिए यहां पे प्रेपोजिशन का नहीं कंजंक्शन का यूज करना होगा। क्या करना होगा, कंजंक्शन का यूज करना होगा। और एज यू ऑलरेडी नो, विदाउट इज नॉट अ कंजंक्शन, विदाउट इज अ प्रेपोजिशन, है ना।
तो अब ये प्रेपोजिशन है, तो इसकी जगह पे यूज क्या करना है हम लोग को? कंजंक्शन का यूज करना है, और तब जाके समझ में आएगा ये सेंटेंस का मीनिंग। दूसरी बात ये कि यहां पे किस तरह के कंजंक्शन का यूज करना है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। कैसा कंजंक्शन होगा जो कि फिर से कहीं ना कहीं चीजों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होगा। अगर तुम ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा नहीं होगा, इस सेंस में, मतलब एक शर्त की बात हो रही है। ठीक है, अब शर्त की बात हो रही है यहां पे, नॉर्मल सी बात है, यहां पे हम लोग क्या यूज कर देंगे? अनलेस। अब देखो, अनलेस यू अपोलोजाइज, अब ये यू क्या है? सब्जेक्ट, और ये अपोलोजाइज क्या है? वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब मिलकर के एक पूरा सेंटेंस हो गया ना। तो ये जो कनेक्टर है, इसके बाद जो आता है वो क्या होता है? वर्ड्स नहीं होते हैं, इसके बाद हमेशा क्या आता है? सेंटेंस आता है। ठीक है, तो अब सही हो गया ये, अनलेस यू अपोलोजाइज। विदाउट के बाद अगर यूज करना होता तो हम लोग को लिखना होता विदाउट योर अपोलॉजीज। क्या करना होता? विदाउट योर अपोलॉजीज। ठीक है, क्योंकि योर अपोलॉजीज का मतलब क्या हुआ? वो सेंटेंस नहीं हुआ ना, वो फ्रेज हो गया, है ना, वर्ड फ्रेज हो गया, इस तरह से ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये बात समझ में आ गई कि कहां पे क्या करते हैं, कनेक्टर्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा बहुत समझ लिया इसको। ठीक है, आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट कंपेल टू स्टे इन अ बैड वेदर आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे। अभी यहां देखो, अगेन सिचुएशन तो वही है ना जो कमोबेश जो पिछले वाले में था। क्या लिखा हुआ है यहां पे? विदाउट कंपेल्ड टू स्टे। ये तो समझ में आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? सेंस समझने की कोशिश करो और बताओ मुझे कि इसका मतलब क्या हुआ। ये कोई मीनिंग नहीं दे रहा है यहां पे। एक तो सबसे पहले यहां पे होना चाहिए विदाउट बीइंग कंपेल्ड टू स्टे, कुछ ऐसा होना चाहिए था। क्यों इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये विदाउट क्या है? प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हम लोग कभी कंप्लीट सेंटेंस को नहीं देते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक चीज हो सकता था कि विदाउट बीइंग कंपेल्ड टू स्टे, कुछ ऐसे करके और आगे इस तरह से बनाते हैं सेंटेंस को। बेहतर क्या होगा? बेहतर क्या होगा कि यहां पे इसको, जब ए पार्ट में ही हमारा प्रॉब्लम है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लें, अनलेस आई एम कंपेल्ड टू स्टे इन अ बैड वेदर आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे। अगर ये दो सेंटेंस होता है तो बड़ा ही बैलेंस्ड होगा, और साथ में मीनिंग बिल्कुल क्लियर आ रहा है कि भाई जब 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 अनलेस आई एम कंपेल्ड टू स्टे इन बैड वेदर, अगर बैड वेदर के चलते मैं अगर कंपेल किया जा रहा हूं कि घर में रहूं, अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं हमेशा क्या करता हूं? एवरीडे आई गो फॉर अ वॉक। ठीक है, एवरीडे आई गो फॉर अ वॉक। ठीक है, अगर मुझे कंपेल, बैड वेदर कंपेल नहीं करता है घर में रुकने को तो। ठीक है, तो यहां पे हम लोग अगर इसको ऐसे लिखें, अनलेस आई एम कंपेल्ड टू स्टे, तो बेहतर। ठीक है, क्योंकि अनलेस कनेक्टर जो है वो अपने साथ में क्या करता है? अपने आगे कंप्लीट सेंटेंस को लेता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने पिछले वाले इसमें भी बात किया था ना इसको। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें कौन सा मार्क होगा आपका? एरर। ए वाला पार्ट जो है वो एरर है, इसको ही अपना आंसर मार्क कीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Nakwi will give you a reward if you do not work satisfactory. Nakwi will give you a reward if you do your work satisfactory. If you do your work satisfactory. अब एक चीज बताना मुझे, ये जो वर्ड है ये क्या है? क्या ये एडवर्ब है? बिकॉज यहां पे एक चीज बताना, ये क्या कह रहा है? यू डू योर वर्क, यानी कि वर्क के बारे में बात हो रही है कि कैसे काम करने की बात हो रही है। काम करने की बात हो रही है तो कैसे काम कैसे करने की बात हो रही है? सेटिस्फैक्शन के साथ हो रही है ना काम करने की बात। तो यहां पे जब इसकी ये जो डूइंग की बात हो रही है ना, जब करने की बात हो रही है, काम को करने की बात हो रही है, और कैसे करें इसकी बात हो रही है, मतलब किस मैनर से किया जाए, इस हिसाब से इसकी बात चल रही है यहां पे। तो ये क्या है? ये वर्ब है ना, और जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो क्या होता है? एडवर्ब होता है, ये तो पता है आप लोगों को। तो इसके साथ में हम लोग को यहां पे जो सैटिस्फैक्टरी है ये तो एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो क्या ये एडजेक्टिव को यूज करेंगे हम लोग? नहीं करेंगे।
यहां पे यूज क्या करना था हम लोगों को, यहां पे यूज करना था हम लोगों को एक एडवर्ब को, और वो भी कौन सा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ, कैसे, है ना, वो जो काम किया कैसे किया, इस हिसाब से। तो इसके लिए हम लोग को जो वर्ड मिला है वो क्या है, सैटिस्फैक्टोरिली। व्हाट, सैटिस्फैक्टोरिली, ठीक है, LY। अब ये क्या हो गया आपका, नाउ दिस हैज बिकम एडवर्ब। अब आराम से इसको यहां पे यूज करेंगे हम लोग, सेटिस्फैक्टरी की जगह पे क्या यूज करना है, सैटिस्फैक्टोरिली को यूज करना है। और इस हिसाब से आपका सी पार्ट में एरर है, यही आपको अपना क्वेश्चन मार्क करना है, ठीक है। इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं ना, चलें आगे बढ़े, देखें, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। People all over the world invent new machines when they think independent. Again, फिर से आ जाओ यहीं पे, ये क्या है भाई, जब इंडिपेंडेंट की बात करते हो तो ये इंडिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट है एडजेक्टिव। इसके बाद आप लोग लिख सकते थे ना, इंडिपेंडेंट थिंकर लिख सकते हैं। ये थिंकर क्या हुआ, नाउन हुआ ना, नाउन के पहले अगर लगा है ये तो क्या हो गया, उसको एडजेक्टिव बोलेंगे ना। यहां पे होना क्या चाहिए, थिंकिंग की बात हो रही है, मतलब यहां पे ये एक्शन है, ये एक वर्ब है ना, वर्ब की बात हो रही है, और वर्ब की बात हो रही है कि कैसे थिंक करेगा, तो यहां पे एडवर्ब होना चाहिए, और एडवर्ब होना चाहिए तो यहां पे क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंटली। क्या हो जाएगा भाई, ये समझ में आया, चूंकि ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है बच्चे, कहीं कोई परेशानी नहीं ना। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे समझ में आ गया ना आपको, इंडिपेंडेंटली होगा, सी आपका आंसर मार्क करना है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू बी इंडिपेंडेंटली थिंकर्स। अभी देखो, जस्ट इसके पहले अभी भी हमने उदाहरण ही आपको भेज दिया, इंडिपेंडेंट थिंकर्स, इंडिपेंडेंट थिंकर एडजेक्टिव प्लस नाउन, और यहां पे अगला ही क्वेश्चन हमारे पास आ गया, चिल्ड्रन को एनकरेज करना चाहिए क्या होने के लिए भाई, इंडिपेंडेंटली थिंकर्स लिखा हुआ है यहां पे। सो दिस इज रॉन्ग, बिकॉज थिंकर्स इज व्हाट, ये नाउन है, और अगर ये नाउन है तो इसके पहले क्या आना चाहिए, इसके पहले आना चाहिए एडजेक्टिव। ये क्या है, एडवर्ब। होना क्या चाहिए यहां पे इसकी जगह पे, इंडिपेंडेंट, सिंपल, है ना, क्लियर। किस पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है, क्वेश्चन मार्क, अपने आंसर को इसमें मार्क कर लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। राजन थॉट दैट देयर प्लान हेल्ड वेरी डिसाइडेडली डेंजर्स। सी, थोड़ा सा ना कोलोकेशन भी है इसके अंदर में, इसको समझने की कोशिश करना। ये जो डिसाइडेडली डेंजर्स है ना, डेंजर्स को क्या समझ रहे हो भाई, डेंजर्स क्या है, अगेन यहां पे डेंजर्स इज व्हाट, नाउन। कैसे समझोगे ये नाउन है, इतना तो समझ में आ रहा है, किसी भी नाउन में आप एस या एस लगा के चेक कर लो, कोई वर्ड है उसमें अगर एस या एस लगा के चेक करते हो और अगर वो उसका प्लूरल हो जाता है दैट मीन्स वो नाउन है। यहां पे ये क्लियर है ना, दो ही जगह पे हम लोग एस या एस लगा सकते हैं, एक तो नाउन के अंदर लगाते हैं, दूसरा वर्ब के अंदर लगाते हैं। वर्ब के अंदर एस या एस लगाते हैं तो वर्ब क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है, और नाउन के साथ में जब हम लोग एस या एस लगाते हैं तो नाउन क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है ना। यहां पे वर्ब का तो कोई सेंस बन नहीं रहा है, क्लियर है, ये नाउन है, एस लगा हुआ है इसमें, इसका मतलब बता रहा है एक से मतलब कई कई खतरे, इसकी बात हो रही है यहां पे। तो ये नाउन है, तो इस नाउन के पहले यहां पे सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इसके पहले यहां पे क्या देना पड़ेगा, एडजेक्टिव देना पड़ेगा, और इसका मतलब भी होता है डिसाइडेड एंड डिसाइडेड डेंजर का मतलब होता है वेरी क्लियर, है ना, एकदम स्पष्ट रूप से दिखता हुआ, वेरी क्लियर डेंजर, ठीक है। क्या होता है, वेरी सर्टेन डेंजर, वेरी क्लियर डेंजर, वेरी आई मीन क्लियर एंड प्रेजेंट। इस हिसाब से जब बात करते हैं हम लोग डेंजर के बारे में तो ये हम लोग यूज करते हैं डिसाइडेड डेंजर, डिसाइडेडली यूज नहीं करेंगे, क्योंकि डिसाइडेडली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, बिल्कुल सही, डिसाइडेडली एडवर्ब है। यूज क्या करना है हमको, क्या यूज करना है, ये जो डिसाइडेड है ये है आपका
एडजेक्टिव। ठीक है, कहीं कोई परेशानी? सी पार्ट आपका आंसर होगा, इसी में गलत है ना, वो जो एरर है वो इसी पार्ट में। ठीक है, तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें फिर। चलो, let's try the next question. Watch how careful the sparrow knit the straws into one another to form a nest. Now see, where is the verb? Where is the verb? एक मैनर के बारे में बात हो ना कि भाई देखो कितना केयरफुली ये स्पैरो जो है वो, ये निट इज व्हाट, बुनना है ना, बुन रही है स्पैरो, अपना नेस्ट के बारे में बात हो रही है, इसके उसको बुन रही है ना, नेस्ट बना रही है, बुन रही है। तो ये जो निट है ये वर्ब है, और इसी के बारे में बात हो रही है कि निट कैसे, इन व्हाट मैनर। और अगर इन व्हाट मैनर बात हो रही है तो नेचुरल सी बात है, इसके लिए जो वर्ब यूज किया गया वो, इसके लिए जो वर्ड यूज किया गया वो यहां यूज किया गया है, केयरफुल। तो वर्ब के लिए जो वर्ड यूज किया जाएगा जो उसको क्वालिफाई करेगा वो केयरफुल होगा या केयरफुली होगा? नेचुरल सी बात है ना, वो क्या होगा, केयरफुली होगा। क्यों होगा? क्योंकि यही है एडवर्ब, ये तो आपका एडजेक्टिव हो जा रहा है ना, और एडजेक्टिव तो होगा नहीं। क्लियर? एडजेक्टिव नहीं होगा। निट के लिए इसके साथ में आने वाला जो वर्ड होगा जो उसको क्वालिफाई कर रहा होगा वो एडवर्ब होगा। दैट इज वाई केयरफुल इज द इनकरेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर विल बी केयरफुली, ये एडवर्ब है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा, बिकॉज बच्चे चीजों को अच्छे से समझते चलो। इट्स नॉट जस्ट एडवर्ब है तो पता, एडवर्ब के साथ ना उसको एडजेक्टिव को भी देखो, कहां कैसे यूज होता है, इन चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर देखते हैं हम लोग। यहां पे आपने मार्क कर लिया ना अपना ए पार्ट, यही आपका आंसर पार्ट है क्योंकि इसी में एरर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द टीचर बिकेम इम्पेशेंटली विद द इनअटेंटिव स्टूडेंट्स। क्या एरर है भाई, क्या एरर हो सकता है इसमें, बताओ। देखो, कई बार हम लोगों ने वर्ब की क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा, स्टैटिव वर्ब्स के बारे में और डायनेमिक वर्ब्स के बारे में पढ़ा होगा। जो स्टैटिव वर्ब्स होते हैं ना, वो अपने साथ में क्या करते हैं, वो अपने साथ में एडवर्ब्स नहीं लेते हैं, वो अपने साथ में एडजेक्टिव लेते हैं। और स्टैटिव वर्ब में जो सबसे कॉमन स्टैटिव वर्ब है वो क्या है, बी है। ठीक है, सबसे कॉमन स्टैटिव वर्ब क्या है, बी है। अब सपोज करो यहां पे जैसे लिखना हुआ तुम लोगों के बारे में, अगर मैं लिखूं तो मैं ये लिखता हूं, यहां देखो, यू आर, यही लिखूंगा ना, देखो तो स्मार्ट लिखूंगा। और ये जो स्मार्ट है आर के बाद आया, ये आर जो वर्ब था इसके बाद यहां पे स्मार्ट आया, ये स्मार्ट किसके बारे में बता रहा है, ये अपने सब्जेक्ट के बारे में बात करता है ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी बी वर्ड है, जो बी वाला वर्ब है, बी फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद जो यूज होता है वर्ड वो एडवर्ब नहीं होता है, वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। सिमिलर इज द केस विद बिकम। ठीक है, बी या फिर बिकम, बिकम के साथ भी हम लोग क्या यूज करते हैं, इसके बाद में हम लोग यूज करते हैं जो वर्ड वो यूज करते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव। यहां पे यूज क्या किया गया है, देखो तो क्या यूज किया गया है यहां पे, एडवर्ब, एल वाई, ये भी दिख रहा होगा साथ में, है ना। तो ये नहीं होगा, यहां पे क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग यहां पे यूज करेंगे इम्पेशेंट। क्या यूज करेंगे, इम्पेशेंट। बी और बिकम, बी मतलब समझ रहे हो ना तुम लोग, बी मतलब हुआ क्या, कौन सा फॉर्म, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, है ना। ये सब देख रहे हो ना आप, ये बी का फॉर्म है, बीइंग एंड इज। ठीक है, ये इतने सारे बी के फॉर्म्स होते हैं। तो बी के फॉर्म के साथ भी हम लोग क्या नॉर्मली यूज करते हैं, एडजेक्टिव यूज करते हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहां पे समझ में आ गया, बी पार्ट में आपका एरर है, यही आपका आंसर मार्क होगा। ठीक है बच्चे, चलो देखते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये याद रखना, बी बिकम के साथ में एडजेक्टिव। चलो, in spite of a thoroughly search of the business premises,
द टैक्स अथॉरिटीज कुड नॉट फाइंड एनी इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स। अगेन बताइए क्या बोल रहा है यहां पे। एक चीज देखना, ध्यान दो, ये सर्च क्या है भाई, पहले समझो। ये सर्च जो लिखा हुआ है ये क्या है। चलो इसको मैं और साफ तरीके से ये करता हूं, इसको ऐसे समझो। ये जो सर्च लिखा हुआ है ये क्या है। सर्च इज नाउन and the word that is used before a noun to qualify that word is what? Adjective, है ना। नाउन के पहले जो वर्ड आता है जो नाउन को क्वालिफाई करे वो कौन सा वर्ड होता है, एडजेक्टिव होता है ना। तो नेचुरल सी बात है यार, सर्च के पहले जो ये वर्ड आएगा वो क्या है, एडजेक्टिव है या ये एडवर्ब है। या तो थॉरोली लिखा हुआ है, होना क्या चाहिए था, होना क्या चाहिए था, ये होना चाहिए था ना, थोरो, है ना। थोरो प्लस नाउन यहां दिख रहा है और ये जो नाउन है वो ये है। क्लियर है बच्चे। इन स्पाइट ऑफ अ थोरो सर्च ऑफ द बिजनेस प्रेमाइसेस, ठीक है, द टैक्स अथॉरिटीज कुड नॉट फाइंड एनी इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स वैसे वाले जो उसको क्रिमिनल बता सके, जो उस पे दोष लगा सके, जो उस पे चार्जेस उसके अगेंस्ट खड़ा कर सके, दोज डॉक्यूमेंट्स, इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो इसमें एरर पार्ट कौन सा है भैया आपका, ए वाला पार्ट है जिसमें एरर है, तो यही आपका आंसर मार्क होगा। अंडरस्टूड, गेटिंग ऑल द थिंग्स दैट वी आर डिस्कसिंग हियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 11, जावेद हैड नॉट फॉरगॉटन द इंसिडेंट एंड कुड क्लियर रिमेंबर ऑल द डिटेल्स। अब यहां पे फिर से देखो, समझने की कोशिश करो भाई, सारी चीजें देख रहे हो। जावेद हैड नॉट फॉरगॉटन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैड है, फॉरगॉटन है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। द इंसिडेंट इसका क्या है, ऑब्जेक्ट। एंड के बाद क्या यूज किया, कुड क्लियर रिमेंबर। अब यहां देखो, रिमेंबर इज व्हाट, ये क्या है भाई तुम्हारा ऑक्सिलरी वर्ब है ना, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और इसके साथ में ये जो आपका मेन वर्ब को यूज किया जाए यहां पे। ये रिमेंबर जो है आपका वर्ब है, और इस वर्ब के लिए बता रहा है कि भैया रिमेंबर कैसे किया, तो क्लियर रिमेंबर किया या क्लियरली रिमेंबर किया। तो रिमेंबर की जो विशेषता बता रहा होगा कि मैनर बता रहा होगा भैया कैसे, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, क्लियर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, क्लियरली यूज करेंगे ना। दिस हैज टू बी एडवर्ब, दिस मस्ट नॉट बी एडजेक्टिव। क्लियर, यहां पे ये क्लियर नहीं होगा, होना चाहिए यहां पे क्लियरली, बिकॉज ये इसके बारे में बता रहा है कि रिमेंबर कैसे, इन व्हाट मैनर, ठीक है। तो वहां पे क्लियर नहीं होगा, क्लियर रिमेंबर नहीं होगा, क्लियरली रिमेंबर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Kunal's father advised him not to ride the motorcycle lately at night. Now see, since you've studied adverb, and of course मैं इस चीज को समझता हूं, you must have studied it thoroughly, अच्छे से पढ़ा होगा तुमने, तो इसमें जरूर ये देखा होगा तुमने लेटली का मीन्स क्या होता है बच्चे। लेटली का मतलब क्या हुआ, लेटली मीन्स रिसेंटली, ठीक है। क्या होता है, रिसेंटली। और जो लेट वर्ड है ना, लेट, ये जो है ये अपने आप में ये एडजेक्टिव भी है, ये एडजेक्टिव भी है और ये एडवर्ब भी है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द यूजेस, आप इसको यूज कैसे करते हैं किसी सेंटेंस में, फिर ये पता चलता है कि भैया ये लेट जो है वो एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है, ठीक है। अगर किसी के बारे में कहा जाए कि ही इज अ लेट कमर, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे सेंस देखो तो, लेट कमर मतलब क्या हुआ, लेट आने वाला ना, किसी बंदे के बारे में बात हो रही है ना, नाउन के बारे में बात हो रही है यहां पे। ये जो लेट है यहां पे कैसे यूज हो रहा है भाई, एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है ना। और अगर मैं ये कहता हूं ही
ही कम्स लेट, ही कम्स लेट। अगर इस सेंस में मैं बात कर रहा हूं तो क्या होगा भाई, बताना थोड़ा इसके बारे में, क्या होगा इसका मतलब? ही कम्स लेट की जगह पे वो तो लेट आता है, मान लो सपोज करो यहां पे मैंने ऐसे लिख दिया इसको, अराइव्ड भी कर दो कोई दिक्कत नहीं, ही अराइव्ड लेट। अब ये अराइव्ड का मतलब क्या हुआ, वहां पे पहुंच रहा है और इसके बारे में बता रहा है ना लेट, यहां पे तो अगर ये लेट इसके बारे में बता रहा है तो लेट क्या हो गया यहाँ पे, एडवर्ब हो गया। यूजेस पे डिपेंड करता है, यहां पे ये एडजेक्टिव हुआ और यहां पे ये एडवर्ब हुआ। ये अराइव के बारे में था कि वो अराइव कब किया, कैसे किया, इसके बारे में था ना कि वो अराइव, ही अराइव्ड व्हेन, लेट। ये कैसे आदमी, कैसा ये है, ये हमेशा लेट कमर है, तो ये नाउन के बारे में बता रहा है। तो मतलब एडजेक्टिव और एडवर्ब इसके लिए लेट ही यूज करते हैं हम लोग। लेटली का एक डिफरेंट मीनिंग हो जाता है, लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, इसलिए यहां पे लेटली को यूज नहीं करेंगे, यहां पे हम लोग क्या यूज कर रहे होंगे, लेट यूज कर रहे होंगे, है ना। क्या यूज कर रहे होंगे हम लोग यहां पे, लेट को यूज कर रहे होंगे, ठीक है, लेट एट नाइट। ओ, इसको थोड़ा छोटा कर लो, हाँ दिख रहा होगा अब, लेट एट नाइट हो जाएगा वहां पे। कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें, एरर पार्ट आपका सी में है, यही आपको क्वेश्चन मार्क करना है, ठीक है बच्चे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही वॉकड क्विक सो दैट ही वुड नॉट बी लेट। नाउ सी, यहां पे क्या है, एकदम से समझ में आ गया होगा, वॉकड इज वर्ब, और इसके लिए जो वर्ड यूज किया गया है जो इसको क्वालिफाई कर रहा है, दैट इज एन एडवर्ब, सॉरी दैट इज एन एडजेक्टिव, और होना क्या चाहिए, दैट शुड बी एन एडवर्ब। नेचुरल सी बात है, यहां पे क्विक नहीं होगा, क्या हो जाएगा, क्विकली, अंडरस्टूड, गॉटन, क्विक नहीं क्विकली, तो मतलब बी पार्ट में एरर, यही आपका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है भाई, वी डू नॉट नो वेयर वी आर गोइंग फॉर आवर हॉलीडेज स्टिल। अब इस सेंटेंस को करने की कोशिश करो, क्या बोल रहा है, क्या करना है इसमें। हाँ, हमने थोड़ी देर पहले ना अभी येट और स्टिल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, है ना। और हमने बताया था आपको कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ में, व्हाट, इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ में या फिर नेगेटिव सेंटेंस के साथ में हम लोग क्या यूज करते हैं, येट का यूज करते हैं। ये बात हुई थी अभी थोड़ी देर पहले, है ना, येट का यूज करते हैं। अब इसमें देखो तो पूरा नेगेटिव है ये सेंटेंस, और इसके साथ में यहां पे स्टिल लगा हुआ है, क्या करना होगा, वी डू नॉट नो वेयर वी आर गोइंग फॉर आवर हॉलीडेज येट, ठीक है, क्या होगा, वी डू नॉट नो वेयर वी आर गोइंग फॉर आवर हॉलीडेज येट। स्टिल को यूज यहां पे नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, येट, ठीक है। तो किस पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है, आंसर क्या होगा आपका, सी, ठीक है। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन भाई कौन सा है, सम पीपल टेक थिंग्स लाइक दैट वेरी सीरियस। अब बताना, बताइए भाई क्या होना चाहिए इसमें, टेकिंग की बात हो रही है ना, सम पीपल टेक थिंग्स लाइक दैट, कैसे लेते हैं उसको, सीरियस लेते हैं या सीरियसली लेते हैं, क्या बोलना चाहिए, सीरियस लेते हैं कि सीरियसली लेते हैं, है ना। तो ये आराम से समझ सकते हो यार, छोटी छोटी चीजें हैं। और ये टेक जो है ये वर्ब है, इसके साथ में जो हम लोग को यूज करना है यहां पे ये वर्ड, वो एडवर्ब यूज करना है, एडजेक्टिव नहीं, ठीक है। क्या यूज करना है, एडवर्ब, सीरियस एडजेक्टिव हो जाएगा, और ये सीरियस मिस्टेक हो जाएगा फिर, है ना, तो सीरियसली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इस पार्ट में एरर है ना आपके, सी पार्ट में एरर है, सी ही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मिस्टर सिंह हैज नो टाइम, टेल हिम शॉर्टली व्हाट द स्पीकर सेड। अब ये बताना भाई क्या होना चाहिए यहां पे, क्या प्रॉब्लम, शॉर्टली
टेल हिम शॉर्टली, शॉर्टली मीन्स व्हाट? शॉर्टली का मतलब क्या होता है बच्चे? सेंस समझो, शॉर्टली का मतलब क्या? हिंदी में लिखूं? हिंदी में समझो इसको, हिंदी में इसका मतलब होता है थोड़ी देर में। क्या होता है इसका मतलब? थोड़ी देर में। अभी क्या कह रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है तो उनको थोड़ी देर में बता दो कि क्या स्पीकर ने बोला था, हाँ? या उसको यह बताया जा रहा है कि भाई उनके पास टाइम नहीं है तो संक्षेप में कोई चीज को बता दो ना, उनको शॉर्ट करके, है ना? संक्षेप समझते हो ना? उनको थोड़ा ब्रीफ में उनको बता दो कि भाई स्पीकर ने क्या कहा था, जल्दी से बता दो उनको। तो इस सेंस में थोड़ी देर में मत बताओ, क्या बताओ? जल्दी से बता दो, संक्षेप में बता दो चीजों को। तो संक्षेप के लिए क्या ये वर्ड यूज करते हैं हम लोग? क्या ये वर्ड यूज करते हैं? कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ब्रीफली। तो यहां पे प्रॉब्लम ये नहीं था शॉर्टली, और इसके लिए ये प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम क्या था? वर्ड ही चेंज करना था आपको। शॉर्टली का मीनिंग ही दूसरा हो जा रहा है। ब्रीफली का मतलब क्या हुआ यहां पे? अगर उस हिसाब से बात करें तो बहुत आराम से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, संक्षेप में। आई होप यू आर गेटिंग इट राइट। मीनिंग समझ में आ गया होगा दोनों का, व्हाट इज शॉर्टली एंड व्हाट इज ब्रीफली, व्हाट डज इट मीन एंड व्हाट डज दिस मीन। ठीक है? इसमें कहीं इश्यू, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? मतलब ये कि ये शॉर्टली यहां पे नहीं होगा, ब्रीफली होगा। सी पार्ट में एरर है, सी पार्ट ही आपको आंसर मार्क करना है। ठीक है? इसमें कोई परेशानी नहीं ना? तो ये था आपका, ये था आपका लेवल 1 का क्वेश्चन। सो लेवल 2 अभी हम लोग शॉर्टली फिर से कर रहे होंगे। लेवल 2 को अभी, लेवल 2 के सारे प्रॉब्लम्स को आपने देखा, एंड विल बी डूइंग द लेवल 2 क्वेश्चंस वेरी शॉर्टली। अब यहां पे शॉर्टली का मतलब समझ आ गया कि विल बी डूइंग इट वेरी शॉर्टली मींस व्हाट? थोड़ी देर में शुरू करेंगे। ठीक है? चलो, बाय देन, टेक केयर।